राजनीतिक क्षेत्र में जो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं, इसी देश में मतभेद होंगे, उनके बारे में ये आपका मूल्यांकन है? मतभेदों को प्रकट करने का ये तरीका है? ऐसा ये अटल बिहारी वाजपेयी ही थे जिनके एक एक जुमलों और अदा पर उनके विरोधी भी दाद देने से पीछे नहीं रहते थे। जनवरी 1977 की एक सर्द शाम याद करिए। दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी नेताओं की एक रैली थी। रैली यूं तो 4 बजे शुरू हो गई थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की बारी आते आते रात के 9:30 बज गए थे। जैसे ही वाजपेयी बोलने के लिए खड़े हुए, वहां मौजूद हजारों लोग भी खड़े होकर ताली बजाने लगे। अचानक वाजपेयी ने अपने दोनों हाथ उठाकर लोगों की तालियों को शांत किया, अपनी आंखें बंद की और एक मिसरा पढ़ा, बड़ी मुद्दत के मिले हैं दीवाने। वाजपेयी थोड़ा ठिठके, लोग आपे से बाहर हो रहे थे। वाजपेयी ने फिर अपनी आंखें बंद की, फिर एक लंबा पॉज लिया और मिसरे को पूरा किया, कहने सुनने को बहुत है अफसाने। इस बार तालियों का दौर और लंबा था। ये शायद विंटेज वाजपेयी का सर्वश्रेष्ठ रूप था। हजारों हजार लोग कड़कड़ाती सर्दी और बूंदाबांदी के बीच वाजपेयी को सुनने के लिए जमा हुए थे। इसके बावजूद कि तत्कालीन सरकार ने उन्हें रैली में जाने से रोकने के लिए उस दिन दूरदर्शन पर 1973 की सबसे हिट फिल्म बॉबी दिखाने का फैसला किया था, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ था। बॉबी और वाजपेयी के बीच लोगों ने वाजपेयी को चुना। उस रात उन्होंने सिद्ध किया कि उन्हें बेबात ही भारतीय राजनीति का सर्वश्रेष्ठ वक्ता नहीं कहा जाता। उनके बारे में अक्सर कहा जाता था, ए राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। भारतीय राजनीति में वाजपेयी को उनकी जबरदस्त भाषण देने की कला और उत्कृष्ट संसदीय करियर के अलावा एक ऐसे शख्स के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने एक दक्षिणपंथी पार्टी का सदस्य होते हुए भी कभी अतिवाद की राजनीति नहीं की और राजनीतिक शिष्टाचार और मानवीय मूल्यों को हमेशा तरजीह दी। राजनीतिक विरोधी होते हुए भी वाजपेयी के हीरो नेहरू हुआ करते थे। जवाहरलाल नेहरू भी विदेशी मेहमानों से वाजपेयी का परिचय उभरते हुए सांसद के रूप में कराते थे। वो कहा करते थे, वाजपेयी विपक्ष के युवा नेता हैं, हमेशा मेरी आलोचना करते हैं, लेकिन मैं उनमें बहुत संभावनाएं देखता हूं। 1977 में जब वाजपेयी विदेश मंत्री बनने के बाद अपना कार्यभार संभालने अपने दफ्तर गए, तो उन्होंने नोट किया कि दीवार पर नेहरू की लगी तस्वीर गायब है। उन्होंने आदेश दिया कि उस तस्वीर को दोबारा उसी दीवार पर लगाया जाए। वाजपेयी की जीवनी लिखने वाले किंशुक नाग बताते हैं, उन दिनों जब भारत एक रिपब्लिक बना था तो नेहरू वॉज द टॉलेस्ट लीडर, तो वाजपेयी यंग लीडर थे, यूपी के थे, वो भी यूपी के थे। वाजपेयी उनसे सीखते थे, देख देख के सीखा उन्होंने काफी। वो जो कमरा था वहाँ पे नेहरू बैठते थे। नेहरू उस कमरे में, नेहरू यूज्ड टू होल्ड चार्ज ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री ऑल्सो, विदेश मंत्रालय के चार्ज में भी थे और प्रधानमंत्री भी थे। प्रधानमंत्री का कमरा ही बाद में विदेश मंत्री का कमरा बन गया, तो उस कमरे में बाद में जाके दूसरे जो मंत्री बने, फॉरेन मिनिस्टर का रूम बन गया, तो वहाँ नेहरू का पोर्ट्रेट रखा जाता था। फिर जब वाजपेयी बने उसमें जनता गवर्नमेंट में, तो वहाँ गए तो देखा लगा कि ये तो पोर्ट्रेट मिसिंग है। तो उन्होंने कहा क्या तो था, कहाँ गया? बोला हाँ सर, उनके जो लोग चमचे थे वो उन्होंने हटा दिया था, फिर उनको लाया। और वहाँ चेयर पे बैठ के वाजपेयी ने पहले शब्द ये कहा कि मैं कभी सोचा भी नहीं था मैं इस कमरे में कभी बैठ सकता हूँ। जिस कमरे में पंडित नेहरू बैठते थे उस कमरे में मैं बैठा हूँ। तो उनके दिल में बहुत रेस्पेक्ट था। लाखों लोगों की भीड़ को अपने वाक कौशल से बांधने की कला वाजपेयी से बेहतर कम लोगों को आती थी। वाजपेयी के साथी और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को हमेशा ये कॉम्प्लेक्स रहा कि वो वाजपेयी जैसे वक्ता कभी नहीं बन सके। 1952 में 53 में जब वो पार्टी के एक राष्ट्रीय नेता के नाते राजस्थान आते थे और मैं उनके साथ 2 राजस्थान के दौरों में साथ रहा, तो उनके भाषणों को सुनकर के जिस प्रकार से हजारों लाखों लोगों को वो मंत्र मुग्ध करके रखते थे, मेरे मन में एक कॉम्प्लेक्स डेवलप हुआ। और वो कॉम्प्लेक्स ये कि तुम भी राजनीति में हो, लेकिन राजनीति में व्याख्यान देना एक महत्वपूर्ण गुण है, पहलू है, तुम इसके लायक नहीं हो।
और इसीलिए वर्षों तक मुझे याद है कि जब 1973 में उन्होंने मुझे कहा कि मैं 4 साल रहा हूँ पार्टी का अध्यक्ष, अब आप बनिए। मैंने कहा मैं नहीं बन सकता। मैंने कहा मुझे बोलना नहीं आता। कहा पार्लियामेंट में बोलते हो? मैंने कहा पार्लियामेंट में बोलना एक चीज़ है, लेकिन पब्लिक मीटिंग में हज़ारों लोगों के सामने बोलना ये मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं बोल सकता। एक एक करके सब लोगों ने इनकार किया, तब मुझे बनना पड़ा, लेकिन दैट हैज़ ऑलवेज बीन अ कॉम्प्लेक्स विथ मी। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहाँ विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है, और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। लेकिन संसद में दिए जाने वाले भाषणों के लिए वाजपेयी बहुत मेहनत करते थे। उनके निजी सचिव रहे और इस समय नेहरू लाइब्रेरी के डायरेक्टर शक्ति सिन्हा बताते हैं। एक तो जहाँ की पॉलिटिकल स्पीचेस हुए, कैंपेन स्पीचेस हुए, तो उसमें उतनी खास तैयारी नहीं जिस तरह से आदमी करता है। पार्लियामेंट में कोई स्पीच देना है, लोकसभा में कोई महत्वपूर्ण मुद्दे पर अगर कुछ बोलना है, तो बहुत मेहनत करते थे। पार्लियामेंट हाउस लाइब्रेरी से निकलवाते थे कोई पुराना मटेरियल, उस समय से डिबेट हुआ उसमें ये है, या फलाना अखबार में, फलाने एडिटोरियल में, फलाने किताब में कुछ है इसके बारे में, ला के देखते थे, पढ़ते थे, नोट्स लेते थे, लिखते रहते थे, लिखते। और ये नहीं कि लिख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एन ऐसे, निबंध के जैसा नहीं लिख रहे हैं, भाषा की तरह नहीं लिख रहे हैं, बट केवल पढ़ते जा रहे हैं, नोट्स लेते जा रहे हैं, और ऊपर नीचे किया और फिर बोलते थे। तो मेरे ख्याल से जितने वो पढ़ते थे, लिखते थे, वो अंदर मनन करके उसको, और फिर अंदर ही में एक उसका ढांचा बनाते थे, एक स्ट्रक्चर बनाते थे। लेकिन आपने नोट किया होगा कि जब वो प्रधानमंत्री बने और जो सबसे महत्वपूर्ण स्पीच होती है जो लाल किले से दी जाती है, वो अटल जी हमेशा प्रिपेयर्ड स्पीच देते थे। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों? एक तो मेरे ख्याल से जो आदमी मैंने भारत को देखा था फ्रॉम अ कॉलोनी टू इमर्जिंग कंट्री, तो वो लाल किले का और प्रधानमंत्री का भाषण उनके दिमाग में जो इम्प्रिंट था, उसका महत्वता, सैंक्टिटी, तो चाहते नहीं थे कि वो कैजुअल स्पीच हो जाए, पॉलिटिकल स्पीच हो जाए। और प्लस वो ऐसे जगह जहाँ प्रधानमंत्री देश को संदेश देता है, कुछ मुद्दे पर बोलता है, कोई मुद्दा छूट जाए, कोई मुद्दा में एम्फेसिस गलत हो जाए, कोई फैक्ट गलत हो जाए, ऐसा ना हो। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष अनंत सायनम आयंगर कहा करते थे कि अंग्रेजी में सीपीआई के हिरन मुखर्जी और हिंदी में अटल बिहारी वाजपेयी से अच्छा वक्ता संसद में नहीं था। लेकिन हजारों लोगों को अपने भाषण से मंत्रमुग्ध कर देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी निजी जीवन में अंतर्मुखी और शर्मीले थे। अगर ग्रुप है 5-6 लोग का, तो बाय एंड लार्ज काफी कहेंगे शाय रहते थे, पर जिसके साथ 1:1 इक्वेशन है, आराम से गप करते थे, गपशप। बट हाँ, जो कहेंगे बैक स्लैपिंग सोशल वैरायटी के एकदम नहीं। हजारों के सामने एक बात है, मगर ये भी मैं देखता था कि जब ना भी बोल रहे हैं, वो बहुत अटेंटिव रहते थे। लगता नहीं था पब्लिक इमेज जो है वैसा नहीं था, असल में बहुत अटेंटिव थे, हर बात का, हर नुआंस को वो कैच करते थे। वाजपेयी अपनी सहजता और मिलनसारता के लिए हमेशा मशहूर रहे हैं। एक बार जब वो प्रेस क्लब एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने जा रहे थे, तो उनकी कार खराब हो गई और उन्होंने एक पत्रकार H.K. दुआ, जो बाद में हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक बने, के स्कूटर पर प्रेस क्लब पहुंचने के लिए लिफ्ट ली थी। और मैं ऑफिस से निकला, अपने इंडियन एक्सप्रेस में काम करता था। मेरी ड्यूटी थी कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करनी है रफ़ी मार्ग पे। तो फिरोजशाह रोड पे जा रहा था और देखा वाजपेयी जी 1 फिरोजशाह रोड के बाद जहाँ वो रहते थे, ब्रीफ केस लेके खड़े हैं, टैक्सी की शायद इंतज़ार कर रहे होंगे। तो मैंने सोचा मैंने वहीं जाना है जहाँ उनको जाना है। मैंने स्कूटर रोक लिया, वापस मुड़ के पूछा, वाजपेयी जी मुझे वहीं जाना है जहाँ आपको जाना है। वाजपेयी वॉज अ बिग स्पोर्ट, ही रैन टू द स्कूटर, जम्प्ड ओवर द पिलियन एंड वी ड्रोव ऑफ। हम पहुँचे वहाँ पर विठल भाई हाउस, जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जनसंघ की, बीजेपी नहीं थी तब। तो वहाँ पे जो बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े थे, जो मीडिया से डील करते थे, जगदीश माथुर, उन्होंने कहा कल की हेडलाइन इंडियन एक्सप्रेस में होगी, वाजपेयी टेक्स ए राइड ऑन H.K. दुआ स्कूटर। अब वाजपेयी तो बड़े विट्टी थे, उतर क्या डाला जगदीश जी, हेडलाइन ये नहीं होगी, हेडलाइन होगी H.K. दुआ टेक्स वाजपेयी फॉर ए राइड, ही वाज रेडी विट।
शिव कुमार पिछले 46 वर्षों से अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रहे हैं। खुद उनके शब्दों में वो अटल के चपरासी, रसोइये, बॉडीगार्ड, सचिव और लोकसभा क्षेत्र प्रबंधक की भूमिका निभाते रहे हैं। मैंने जब उनसे पूछा कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी को कभी गुस्सा आता था, तो उन्होंने एक दिलचस्प किस्सा सुनाया। तो एक बार वो बेंगलोर से आ रहे थे, हम अकेले रहते दोनों, 1 नंबर फिरोज शाह रोड पर। मैं गया बेंगलोर, लेने की जरूरत जाता था, उनको लेके आता था। तो हमारे कुछ और एक जगदीश माथुर हुआ करते थे पहले जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने कहा शिव कुमार जी चलो आज पिक्चर चलते हैं। मैंने कहा भाई पिक्चर नहीं जाएंगे, हमको अटल जी को लेने जाना है। उन्होंने कहा देखो प्लेन देर से आएगा, इंग्लिश पिक्चर है, छोटी पिक्चर है और रीगल में है, जल्दी आ जाएंगे। जनरली बेंगलोर का प्लेन लेट आता था, पर उसमें मेरा दुर्भाग्य कहिए या क्या कहिए, प्लेन लेट नहीं, टाइम पर आ गया, पिक्चर देर से छूटी। गाड़ी लेके मैं उनको लेने गया पर एयरपोर्ट पर, अटल जी नहीं, प्लेन आ गया, लिस्ट में नाम देखा, अटल जी आ गए और मकान की चाबी मेरे पास। अब मैं वहाँ से मेरे सारे देवताओं को मनाता हुआ पहुंचा, देखा तो वो हमारा जो लॉन है छोटा सा, उस पर ब्रीफ केस रखा हुआ घूम रहे। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहाँ जाऊँ उनके पास एक बार एकदम से, फिर भी जाना तो था ही। गाड़ी खड़ी की और बोले कि आप कहाँ चले गए थे? मैंने कहा मैं सिनेमा चला गया था। सिनेमा चले गए थे? और यार हम भी चलते आपके साथ, कल चलते, आप देखे बड़प्पन। वो चाहते थे मुझे डांट सकते, फटकार सकते थे, पर नहीं, चलो चलो मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है अभी। वो राजमाता सिंधिया के साथ सिंधिया हाउस में, पुरानी दिल्ली में, जो पहले पुराने जमाने का जो एक ओबराय होटल होता, वहाँ एक मीटिंग थी, वहाँ जाना था। वो मेरा इंतजार करते रहे और मेरे को एक शब्द नहीं कहा। तब से मैं समझ गया, मैंने कहा इससे बड़ा महान आदमी कोई हो नहीं सकता। ये कालकूट विष पी सकते हैं, उसको गले से नहीं उतारेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की पैठ विदेशी मामलों में अधिक थी, लेकिन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने आर्थिक मसलों पर ज्यादा काम किया। मैंने किंशुक नाग से पूछा कि आप उनके प्रधानमंत्रित्व काल को किस तरह से आंकेंगे। 2002 तक तो बहुत बढ़िया था। वैसे वो इकोनॉमिक एजेंडा पे इलेक्ट नहीं हुए थे, पर उन्होंने काफ़ी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया है। इस टेलीफोनी सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट किया और बहुत रोड्स बनाए, हाईवेज बनाई। जो हाईवेज है आपको मिलते हैं चारों तरफ, अच्छे रास्ते मिलते हैं क्रिस क्रॉसिंग द कंट्री, वो उन्होंने चालू किया। शेरशाह सूरी के बाद शायद ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट रोड बिल्डर्स इन द कंट्री। परंतु 2002 के बाद जब गुजरात राइट के बाद उन पर अंकुश लग गया, तो उनकी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का प्रोसेस भी आगे बढ़ नहीं पाया। रॉ के पूर्व प्रमुख A.S. तुलत ने अपनी किताब वाजपेयी ईयर्स में लिखा था कि वाजपेयी ने गुजरात दंगों को अपने कार्यकाल की एक बहुत बड़ी गलती बताया था। किंशुक नाग भी कहते हैं कि गुजरात दंगों को लेकर वो कभी सहज नहीं रहे, कि वो बड़े अनकंफर्टेबल थे जो गुजरात में हुआ था और वो तय कर चुके थे। और जॉर्ज फर्नांडिस भी राइट के बीच में आए थे और तब जॉर्ज फर्नांडिस भी पूरी जानकारी ली थी उन्होंने। तो ये तय था कि वो वहाँ से मोदी साहब की रेजिग्नेशन लेंगे। और एक दिन रात को मेरे को याद है, मेरे को सुंदर सिंह भंडारी जो गवर्नर थे गुजरात के, उनके क्लोज कॉन्फिडेंट ने बोला कि अरुण जेटली साहब आए हैं और ये उनकी रेजिग्नेशन लेने, ये फिर इसके बाद ये दोनों जाएंगे गोवा में जहाँ रिजाइन करेंगे नरेंद्र मोदी साहब। पर ऐसा हुआ नहीं। वहाँ पे जाके मोदी साहब ने अपनी इस्तीफा तो दी, पर लोगों ने, उनकी जो यंगर टर्क्स थे पार्टी के, उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, इस्तीफा मत दो, इस्तीफा मत दो। लेकिन वाजपेयी किससे प्रभावित थे? उन्होंने अपना स्टैंड बदला कैसे? वाजपेयी कॉम्प्रोमाइज हो गए ना, उन्होंने देखा पार्टी मेरे खिलाफ चली गई है, मॉडरेट फोर्सेस कुड नॉट डोमिनेट। उसके बाद अटल जी को खाने का बहुत शौक था, खासकर मिठाइयों का। वो खुद खाना भी बनाया करते थे। उनके निजी सचिव शक्ति सिन्हा याद करते हैं, देसी खाने का काफ़ी शौक था। तो विजिटर्स अब सुबह 9 बजे से 12 बजे तक 4-5 मीटिंग हो जाए, हर मीटिंग में समोसा आ जाए, गुलाब जामुन आ जाए, रसगुल्ला आ जाए, पकौड़ा आ जाए, तो खाने के बड़े शौकीन थे। खाना को हर मना करना पड़ता था कि नहीं साहब को मत देना, बाकी लोगों थे। चाइनीज भी उनको पसंद? चाइनीज, प्रॉन्स, चिकन, काफी शौक। मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लाइक एनीबडी एल्स, क्या कहा जाए, नीदर अ सेंट नॉर अ सिनर, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, वार्म हार्टेड ह्यूमन बीइंग। अगर पिछले 65 साल की भारतीय राजनीति की तुलना हॉकी या फुटबॉल मैच से की जाए, तो अटल लिंक्ड मैन की पोजीशन पर खेलते दिखाई देते हैं। वो बीत गए नेहरू काल और इस समय के मोदी काल के बीच एक सेतु की भूमिका करते हुए भी दिखते हैं। हर तरह के शस्त्र से है सज्ज और पशुबल हो उठा निर्लज्ज, किंतु फिर भी जूझने का प्रण। पुनः अंगद ने बढ़ाया चरण, प्राणपण से करेंगे प्रतिकार, समर्पण की मांग अस्वीकार। दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते।